नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम आवश्यक वस्तु अधिनियम टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है वो फूड इंस्पेक्टर का सिलेबस है। फूड इंस्पेक्टर के बारे में आपने न्यूज़ सुना ही होगा। लगभग 91 पद के लिए इसका एग्ज़ाम होना है और व्यापम जब भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करता है तो हार्डली 50 से 60 दिन पढ़ने का समय देता है। बहुत जल्द वो एग्ज़ाम ले लेता है। तो इसका न्यूज़ आ गया है तो आप अभी से ही पढ़ना चालू कर दीजिए। फूड इंस्पेक्टर का कंप्लीट पैकेज हमारे एप्लीकेशन पे जल्द ही आ जाएगा और इस कोर्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी दी जाएगी। उसका अलग से वीडियो हम यूट्यूब पे डाल देंगे। सीजी पटवारी का भी कंप्लीट पैकेज आ चुका है और इसका जो लॉन्चिंग डेट है वो 17 सितंबर रात को 8 बजे। अभी एप्लीकेशन में जाके डेमोस वगैरह आप देख सकते हैं। और 17 सितंबर 8 बजे इसका जो ऑफ़र प्राइस होगा वो सिर्फ 3000 रुपये होगा। तो इसका पूरा कंप्लीट डिटेल वीडियो भी यूट्यूब में डाल दिया गया है। आप चाहें तो देख सकते हैं। मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपका पटवारी का ट्यूटोरियल वीडियो आपको मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आप प्ले स्टोर पे जाकर अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपका घर बैठे तैयारी हो जाएगा। चाहे वो CGPSC प्री हो, व्यापम हो, CACB JEE की आप तैयारी कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर हो गया, मंडी शिक्षक हो गया, ACF हो गया, SI हो गया और आपका ACS भी हो जाएगा। अगर आपको अलग से सिर्फ सब्जेक्ट वाइज भी कोर्सेज लेना है, चाहे छत्तीसगढ़ GS हिंदी में हो, इंग्लिश में भी मिल जाएगा, चाहे इंडिया GS हो, चाहे एप्टीट्यूड रीजनिंग हो, ऐसे आप कोई भी सब्जेक्ट वाइज एक सिंगल सब्जेक्ट भी एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन आप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है उसके बारे में देखते हैं। आज का टॉपिक है आवश्यक वस्तु अधिनियम। देखिए, कोई भी अधिनियम जो है बिना कारण नहीं लाया जाता। भारत में अधिनियम बनाने का, कानून बनाने का एक प्रोसेस है। पहले संसद में ये पारित होता है, संसद के 2 सदनों में इसे पारित किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति के जब उसमें हस्ताक्षर लगते हैं तब वो कानून बनता है। तो कोई ना कोई रीज़न होता है किसी भी प्रकार के कानून को लाने का। तो पूरा इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, कब कब ये चेंज हुआ वो पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम फूड इंस्पेक्टर के प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे इस टॉपिक से रिलेटेड, वो सब भी हम सॉल्व करेंगे। तो वीडियो आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कहीं भी बुक में ये टॉपिक ढंग से मिलेगा नहीं। मार्केट में कोई ढंग का बुक अवेलेबल नहीं है। इंटरनेट से भी आप पढ़ेंगे तो ऐसा मतलब खतरनाक भाषा में लिखा रहता है कि पढ़ने पर माथा पच्ची हो जाता है, कुछ समझ ही नहीं आता। तो एकदम ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, ये जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 है, अब 1955 नाम से ही याद रखिएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम। इससे आपका एक क्वेश्चन तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। संसद में ये पारित कब हुआ? 1 अप्रैल 1955। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया था कि आवश्यक वस्तु अधिनियम कब आया। आपको याद रखना है, संसद में पारित हुआ 1 अप्रैल 1955। अब ये आवश्यक वस्तु अधिनियम लाने की आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, 1955 से पहले जो भी अनिवार्य वस्तु हुआ करती थी, चाहे वो चावल हो, आपका गेहूं हो, ज्वार, मक्का, बाजरा, वो आवश्यक वस्तु जो भी हो सकता है, उसके लिए 1944 में अधिनियम बनाया गया था। उसके उत्पादन से वितरण को लेकर जो भी नियम था, 1944 में अनिवार्य वस्तु अधिनियम चलता था। ठीक है, अब ये जो अधिनियम है उतना कारगर साबित नहीं हो रहा था, जिसके कारण आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया। इसका मेन उद्देश्य, लाने का मेन उद्देश्य क्या था? ताकि आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित किया जा सके, उन्हें जमाखोरी से बचाया जा सके, काला बाजारी से बचाया जा सके। ठीक है, इसलिए 1955 में आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया। यह अधिनियम अनिवार्य वस्तुओं की सहजता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने तथा कपटी व्यापारियों के शोषण से उसकी रक्षा करने के लिए बनाया गया। देखिए, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। आवश्यक वस्तु क्या है, कौन सी वस्तु है, इसका निर्णय भी केंद्र सरकार करता है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बहुत सारे प्रावधान हैं, अलग अलग धारा में अलग अलग प्रावधान हैं। ठीक है, तो आगे मैं आपको वो भी डिटेल से बता दूंगा कि किस धारा के तहत किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है। तो सबसे पहले केंद्र डिसाइड करता है कि कौन सा वस्तु आवश्यक वस्तु होगा। फिर उस वस्तु का पूरा नियंत्रण, कहाँ पे उत्पादन होगा, कितना उत्पादन होगा, कितना लिमिट तक कोई भी व्यापारी उसको स्टॉक कर सकता है, कहाँ कहाँ पे उसका वितरण होगा, कौन कौन उसको विक्रय करेगा, ये जो पूरा कंट्रोल है
वो आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत ही सरकार करता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए आवश्यक वस्तु जैसे आपका सपोज एक ले लीजिए खाद्यान्न पदार्थ कोई भी हो सकता है वो, तो अगर उसकी कमी पड़ जाती है तो उसका काला बाजारी होता है, भाव बढ़ जाता है उसका। ठीक है, और जो भी लोग हैं जमाखोरी करते हैं, काला बाजारी करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से निपटने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम लाया गया था। यह कानून साल 1955 में ऐसे समय में लाया गया जब भारत खाद्य पदार्थों की भयंकर कमी से जूझ रहा था। 1955 का दौर जो था वो ऐसा था कि खाद्यान्न पदार्थ की बहुत जो है कमी थी, जो है देश भूखमरी से गुजर रहा था। हम लोग बाहर के देशों से बहुत ज़्यादा निर्भर थे कि वहाँ से खाद्यान्न पदार्थ जो है हम इंपोर्ट करें, वहाँ से हम आयात करें। तो जो PT 480 के नाम से गेहूँ आता था US से, जो मतलब वहाँ के जानवरों को खिलाया जाता था। तो इस तरीके से उस समय इतना हालत ख़राब था कि घटिया से घटिया माल आयात भी होता था और उसको खाने के लिए भारत के लोग मजबूर थे। तो ये जो संकट आया था इसको दूर करने के लिए एक अधिनियम, एक प्लान की आवश्यकता थी। आवश्यक वस्तु अधिनियम उसी समय लाया गया ताकि ज़रूरत के सामान की कालाबाजारी ना हो सके, उसकी जमाखोरी ना हो सके और उचित मूल्य पर सभी को खाने का सामान मुहैया कराया जा सके। ठीक है, कम से कम खाने पीने का सामान तो उचित मूल्य पर लोगों को मिले। इस उद्देश्य से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 लाया गया। तो उद्देश्य आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करने से सरकार उस वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित कर सकती है। सबसे पहले तो केंद्र सरकार ही जो है वो निर्धारित करता है, वो बताता है कि कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु होगी। अब एक बार किसी वस्तु को वो आवश्यक वस्तु घोषित कर देती है तो उसका फुल कंट्रोल, उत्पादन, आपूर्ति, वितरण मतलब सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा, प्रोडक्शन होगा, ये सब जो है कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। ठीक है, साथ ही सरकार उस वस्तु के संबंध में एक स्टॉक सीमा भी लागू कर सकती है। ठीक है, वो बता सकता है कि आप इस लिमिट से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। अगर आप व्यापारी हैं, अगर आप किसी चीज़ का स्टॉक करना चाहते हैं तो सरकार आवश्यक वस्तु पर रोक लगा सकती है, एक नियम बना सकती है कि इस पर्टिकुलर लिमिट से ज़्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। ठीक है, केंद्र इस कानून में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य सरकारों को नियंत्रण आदेश जारी करने के लिए कहता है। शक्ति केंद्र के पास होती है और केंद्र जो है राज्य सरकार को गाइड करता है और उसको बोलता है कि आप नियंत्रण करो, नियंत्रण जारी करने के लिए कहता है, जिसके तहत वस्तुओं को स्टॉक यानी जमा करने की एक सीमा तय की जाती है और सामान के आवागमन पर भी नज़र रखी जाती है। देखिए, सामान के आवागमन पर जैसे एक जिला से दूसरे जिला या किसी भी स्थान जहाँ पे सामान आ जा रहा है तो उसका भी कंट्रोल जो है, क्वेश्चन भी पूछा गया था, कलेक्टर के पास होता है। ठीक है, कोई भी स्थान, छोटा मोटा स्थान या जिला है तो उस पर जो आवाजाही का जो नियंत्रण होता है, जो फुल रिपोर्ट मिलता है वो कलेक्टर को मिलता है। अधिनियम के तहत अधिकांश शक्तियां राज्य सरकार को दी गई है। आगे इसमें आप कंफ्यूज भी होंगे, मैं आपको बताऊंगा। देखिए, केंद्र ये समवर्ती सूची में डाला गया है और इसकी जो शक्तियां हैं वो ज़्यादातर केंद्र के पास है और केंद्र और राज्य के बीच वो परामर्श तो लेता है राज्य से कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन अगर कुछ मतभेद होता है तो केंद्र का ही बात माना जाएगा। अगर राज्य सपोर्ट नहीं करेगा तो भी केंद्र जो बोलेगा फाइनल वही बात माना जाएगा। इस कानून के तहत केंद्र को यह अधिकार मिला हुआ है कि वो ज़रूरत के हिसाब से आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में जोड़ या घटा कर सकती है ना, जोड़ या घटाना कर सकती है। अगर उसने ये 5 चीज़ें केंद्र ने 5 चीज़ें तय की हैं कि ये आवश्यक वस्तु है तो छठवा भी एक्स्ट्रा जोड़ सकता है। और कभी लगे कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत नहीं है, इसको इस सूची से हम बाहर निकालते हैं, तो कभी भी वो बाहर निकाल सकता है। मतलब आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में कभी भी जोड़ या तोड़ किया जा सकता है। इसकी शक्ति जो है केंद्र के पास है। इसके जरिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बनाया जा सकता है और वस्तुओं के उत्पादन पर
लेवी एक प्रकार का कर है, भी लगाया जा सकता है। ये एक कानून है जिसके तहत कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड अगर आप बिज़नेस करेंगे तो आपको लाइसेंस लेना होगा, तभी आप उस चीज़ को बेच सकेंगे, आप उसका स्टॉक कर सकेंगे। ऐसा नियम बनाया जा सकता है इस अधिनियम के तहत, ठीक है। वस्तुओं के उत्पादन पर भी कर लगाया जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में आवश्यक वस्तुओं की कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं दी गई है। देखिए, इसमें कोई विशिष्ट परिभाषा तो नहीं है कि आवश्यक वस्तु क्या है। धारा 2A में कहा गया है कि आवश्यक वस्तु का अर्थ इसी अधिनियम की अनुसूची में डाली गई वस्तु से है। धारा 2A, आगे हम धारा भी देखेंगे एक एक धारा। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि आवश्यक वस्तु, इसकी एक स्पेशल डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं है। सिंपली केंद्र सरकार किसी भी वस्तु को समझती है कि ये जो है इसकी नियंत्रण करना ज़रूरी है, तो उसको उस अनुसूची में डाल देती है, और जब वो अनुसूची में डाल दिया गया तब से वो आवश्यक वस्तु कहलाया। तो इसका स्पेसिफिक कोई भाषा नहीं है, ठीक है। आवश्यक वस्तु कुछ भी हो सकता है। यदि केंद्र सरकार सहमत है कि सार्वजनिक हित में किसी वस्तु को आवश्यक वस्तु घोषित करना आवश्यक है, तो राज्य की सहमति से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर सकता है। देखिए, निर्णय केंद्र करेगा और वो देखेगा कि लोगों के हित के लिए, ठीक है, क्या ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो आवश्यक वस्तु घोषित किया जा सकता है। वो सोचेगा, राज्य से परामर्श भी करेगा, ठीक है। अगर किसी पर्टिकुलर राज्य में उस चीज़ की कमी हो गई या किसी पर्टिकुलर राज्य में उस चीज़ की अधिकता है, तो राज्य से परामर्श जरूर करेगा। लेकिन अगर कुछ मतभेद होता है तो केंद्र ही तय करेगा कि करना क्या है, ठीक है। तो राज्य से सहमति करता है, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु बनाने पर क्या होता है, किस तरीके के उस पर नियम लागू होता है। सरकार उसके उत्पादन पर नियंत्रण कर सकता है, भंडारण पर नियंत्रण कर सकता है, ठीक है। प्रोडक्शन पर नियंत्रण करेगा, कितना स्टॉक कर सकते हैं उस पर कंट्रोल कर सकता है। सप्लाई और वितरण पर, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल कर सकता है। स्टॉक सीमा पर नियंत्रण कर सकता है। अगर वो बोल रहा है कि आप 10 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते, तो आप 10 टन से ज़्यादा स्टॉक नहीं कर सकते। आप ज़्यादा करेंगे तो आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई होगी, है ना। तो स्टॉक सीमा भी नियंत्रण कर सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत केंद्र राज्य सरकारों के माध्यम से कुल 8 श्रेणियों के वस्तुओं पर नियंत्रण रखती है एवं इस पर कानून बना सकती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आवश्यक वस्तु, ये सारी चीज़ें फ़िलहाल अभी एट प्रेजेंट इतना सारा है। और हाल ही में ये जो फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइज़र है, इसको महामारी के देखते हुए नया शामिल किया गया है। तो अभी हमने जस्ट देखा कि आवश्यक वस्तु केंद्र सरकार निर्णय करती है कि कौन सी चीज़ें कभी भी आवश्यक वस्तु बनाई जा सकती है इस अधिनियम के तहत। तो कभी भी तोड़ा जा सकता है, कभी भी जोड़ा जा सकता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को यहाँ से अंदर या बाहर किया जा सकता है। तो एक बार हम देख सकते हैं कि कौन कौन सा है जिस पर केंद्र सरकार नियंत्रण करती है अभी। और ये सारे पॉइंट्स आप याद रख लेना, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछे गए थे। आगे मैं आपको उसका सॉल्यूशन भी बताऊंगा। हर चीज़ ध्यान से आप पढ़िए। लास्ट में हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, जो वही एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो पिछले साल फूड इंस्पेक्टर में पूछा गया था, ठीक है। तो देखिए, औषधि और ड्रग्स, इसको आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। उर्वरक सभी प्रकार के, चाहे वो कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो या मिश्रित हो, सभी प्रकार के। ऑप्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए वो किस प्रकार के उर्वरक को आवश्यक वस्तु घोषित किया गया है। कार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक प्रकार के, या फिर मिश्रित प्रकार के, या उपरोक्त में से सभी। इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो आपको ये एक एक पॉइंट याद रखना है। खाद्य, तिलहन एवं तेल समेत खाने की चीज़ें, कपास से बना धागा, पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पाद, कच्चा जूट और जूट वस्त्र, खाद्य फसलों के बीज और फल तथा सब्जियां, पशुओं के चारे के बीज, कपास के बीज तथा जूट के बीज, गन्ना शक्कर भी शामिल किया गया है, ठीक है। खाद्य फसलों में गन्ना को भी शामिल किया गया है। फेस मास्क तथा हैंड सैनिटाइज़र, ये अभी हाल ही में शामिल किया गया।
अब एक इम्पोर्टेंट संशोधन भी आप याद रखेंगे, इसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। 2020 में क्या किया गया, लोकसभा द्वारा इसे 15 सितंबर 2020 को इस अधिनियम को पारित किया गया। याद रखेंगे डेट, 15 सितंबर 2020 को पारित किया गया था। इसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसे वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया है। अब इसी को लेकर विरोध हो रहा था, अभी भी बहुत जगह इसको लेकर किसान लोग विरोध कर रहे हैं कि इससे, ऐसा करने से भाव बढ़ेगा और सिर्फ बिजनेसमैन लोगों को या फिर जो जमाखोरी करते हैं उन लोगों को बेनिफिट मिलेगा। इस तरीके से बातें हो रही। पहले हम इसको समझ लेते हैं, इसके जरिए क्या किया गया। 15 सितंबर 2020 को आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन किया गया। इसका नाम है आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक 2020। 15 सितंबर 2020 को इसे पारित किया गया, जिसके तहत अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी वस्तुओं को आवश्यक वस्तु की सूची से हटा दिया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो अब निजी खरीदार द्वारा इन वस्तुओं के भंडारण या जमा करने पर सरकार का नियंत्रण नहीं होगा। अगर कोई भी व्यापारी चाहे तो अनलिमिटेड आलू और प्याज का स्टॉक कर सकता है। हालांकि संशोधन के तहत यह भी व्यवस्था दी गई है कि अकाल के समय, युद्ध के समय कीमतों में गवर्नमेंट कंट्रोल करेगा, या ये जो नियम है कि भंडारण या जमा, इसमें कंट्रोल कर सकता है, लेकिन केवल अकाल, युद्ध आदि की स्थिति में, प्राकृतिक आपदा जैसी परिस्थितियों में कीमतों पर नियंत्रण सरकार कर सकता है। सरकार का कहना है कि चूंकि अब भारत इन वस्तुओं का पर्याप्त उत्पादन करता है, ऐसे में इन पर नियंत्रण जरूरी नहीं है। उत्पादन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो इससे क्या है, ज़रूरी ही नहीं कि इसको आवश्यक वस्तु की सूची में रखा जाए, ऐसा सरकार का कहना है। मई 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, आप मंत्री का नाम भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है कि संशोधन किस मंत्री के कार्यकाल में हुआ, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुझाव दिया था कि अधिनियम में संशोधन किया जाए और स्टॉक सीमा केवल अकाल या अन्य आपदाओं जैसे असाधारण परिस्थितियों में ही लागू की जाए। तो संशोधन के तहत अब स्टॉक करने की कोई लिमिट नहीं है। जो भी सारी चीज़ें हमने देखा, आलू प्याज से लेकर दलहन, तिलहन, खाद्यान्न, अब इसमें अनलिमिटेड स्टॉक किया जा सकता है व्यापारियों के द्वारा। इसके साथ ही सरकार का यह भी दावा है कि उत्पादन, भंडारण, ढुलाई, वितरण और आपूर्ति करने की आज़ादी से, जो ये अनलिमिटेड आज़ादी दे रहे हैं, इससे व्यापक स्तर पर उत्पादन करना संभव होगा। ठीक है, लोग इससे मोटिवेट होंगे कि अनलिमिटेड स्टॉक कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को काम मिलेगा, ऐसा सरकार का सोचना है। साथ ही कृषि क्षेत्र में निजी, प्रत्यक्ष, विदेशी निवेश आकर्षित किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में जो है प्राइवेट सेक्टर के लोग और जो विदेशी निवेश है उसको आकर्षित किया जा सकेगा, ऐसा सोचना है सरकार का। आरोप है कि इस विधेयक से किसान और उपभोक्ता को काफ़ी नुकसान होगा और जमाखोरी के चलते सिर्फ निजी खरीदारों, ट्रेडर्स, कंपनियां आदि को फ़ायदा होगा। तो इसी कानून के कारण 15 सितंबर को 2020 को भारत बंद का भी ऐलान किया गया था। बहुत जगह देशों में विरोध वगैरह हो रहा था, तो इसी कारण हो रहा था कि ऐसा करने से संभावना है कि इसकी जमाखोरी हो, मूल्य बढ़े और कृषि को, जो किसानों को है, इसका सही मूल्य ना मिले। इस तरीके से इसमें विवाद चल रहा था। एक और संशोधन है जिसको आप याद रख सकते हैं, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2006। इसमें सूती वस्त्रों शब्दों का लोप किया गया। इससे ज़्यादा इसमें आप याद मत रखिएगा। भारत के संविधान की समवर्ती सूची क्रमांक 33 में खाद्यान्न के उत्पादन, नियंत्रण, वितरण आदि के लिए कानून बनाने का प्रावधान है। अगर हम संविधान की बात करें, आपने संविधान पढ़ा होगा, तो समवर्ती सूची क्या होता है इसको भी हम देख लेंगे। भारत के संविधान की समवर्ती सूची क्रमांक 33 में, ये क्रमांक आप याद रखेंगे, ऐसा प्रावधान है कि खाद्यान्न के उत्पादन, नियंत्रण, वितरण आदि के लिए कानून बनाया जा सकता है। तो इसी संविधान के इसी प्रावधान के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 जैसा कानून बनाया गया। ठीक है, क्योंकि आपका प्रावधान है कानून बनाने का, तो इस तरीके से कानून बना दिया गया। समवर्ती सूची क्या होता है? देखिए, हमारे संविधान में 3 तरीके की सूचियाँ हैं। वो एक्चुअल में क्या है, किसको शक्ति दी जाए कानून के तहत
इस तरीके से सूची में बांटा गया है। संविधान अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, केंद्र सूची है, एक राज्य सूची है और एक समवर्ती सूची है। हमारे संविधान में केंद्र एवं राज्य के बीच कानून बनाने की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिसके तहत संघ सूची कानून बनाने का अधिकार केंद्र को होता है। देखिए, मैंने आपको बताया कि केंद्र, राज्य और समवर्ती, जिसको हम केंद्र में जब शक्तियों का बंटवारा हो जाता है या केंद्र को जिस सूची के तहत शक्ति मिलता है उसका नाम है संघ सूची। संघ सूची का मतलब ये है कि किस किस चीज़ में केंद्र का अधिकार है, केंद्र के पास शक्ति है। ठीक है। राज्य सूची में कौन कौन से ऐसी शक्तियाँ राज्य के पास है, किन किन नियमों का अधिकार राज्य के पास है, उसको राज्य सूची में रखा जाता है। ठीक है। राज्य सूची में कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को होता है एवं समवर्ती सूची में ऐसे विषयों को रखा जाता है जिसमें कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य दोनों का होता है। समवर्ती सूची के तहत ही ये कानून है, इसीलिए ये सारा चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। समवर्ती सूची में आपको ये याद रखना है कि केंद्र और राज्य दोनों को उससे संबंधित कानून बनाने का अधिकार होता है, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र ही सर्वोपरि होता है। जो केंद्र बोलता है उसका निर्णय राज्य को मानना पड़ता है। अब हम देखेंगे आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधान। अभी आपको ये याद रखना है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में कुल 16 धाराएं हैं और इन 16 धाराओं के अंतर्गत इसके क्या क्या प्रावधान हैं ये हम देखेंगे। तो अभी हम जल्दी से इन धाराओं के नाम पढ़ते हैं, उसके बाद एक एक धारा के बारे में मैं आपको बहुत ही डिटेल से पढ़ाऊंगा और ये हर एक धारा के बारे में आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि फूड इंस्पेक्टर में धारा से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही डीपली आते हैं और अगर आप किसी बुक या कहीं भी आप इंटरनेट में कहीं भी पढ़ोगे तो समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए आप ध्यान से सुनेगा। सबसे पहले मैं आपको सिर्फ नाम याद करवाता हूँ, एक बार नाम बोलते हैं, उसके बाद एक एक को हम बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे। पहला धारा है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, दूसरा है परिभाषाएं, तीसरा दूसरा धारा है उसमें भी आपको कैटेगराइज किया गया, याद रखना है। धारा 2 का, या इंग्लिश में इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, 2 का, या कभी कभी आपको हिंदी टफ लगता है, कुछ चीज़ों में इंग्लिश आसान लगता है तो धारा 2A कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो धारा 2 का आवश्यक वस्तु की घोषणा आदि, मैं सिर्फ टॉपिक का नाम अभी पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है। धारा 3 में आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति, नियंत्रण आदि करने की शक्तियाँ, ये धारा बहुत इंपॉर्टेंट है, डिटेल से पढ़ेंगे। धारा 4 में राज्य सरकारों पर शुल्क का अधिरोपण, ये भी हो सकता है कि आपको समझ ना आए, जब डिटेल पढ़ेंगे तभी समझ आएगा, तो इसको मैं जल्दी पढ़ता हूँ। धारा 5 में शक्तियों का प्रत्यायोजन, धारा 6 में अन्य अधिनियमों के साथ असंगत आदेश का प्रभाव, धारा 6 क में आवश्यक वस्तुओं की जब्ती, धारा 6 ख में कारण बताओ नोटिस जारी करने से पहले किसी भी आवश्यक वस्तु की जब्ती, धारा 6 ग में अपील, धारा 6 घ या डी में जब्ती का अवार्ड, जब्ती का ये देखना पड़ेगा, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, अन्य दंड के साथ हस्तक्षेप नहीं। धारा 6E में कुछ मामलों में न्यायालय की बार, धारा 7 में दंड, धारा 7 का में भू राजस्व की बकाया राशि के रूप में वसूली करने के लिए केंद्र की शक्ति, धारा 8 में प्रयास और उकसाने, धारा 9 में झूठे बयान, धारा 10 में कंपनियों के द्वारा अपराध, धारा 10 क में अपराध संज्ञेय होने के लिए, धारा 10 ख में अधिनियम के तहत दोषी कंपनियों के नाम, स्थान आदि प्रकाशित करने की अदालत की शक्ति, धारा 10 ग सदोष मानसिक स्थिति का अनुमान। इसको जल्दी पढ़ रहा हूँ, ये आपको अभी टॉपिक सिर्फ नाम है तो समझ नहीं आएगा, डिटेल पढ़ेंगे तो इसको समझाएंगे। धारा 11 में अपराधों का संज्ञान, 12 में विशेष प्रावधानों के बारे में ठीक, 12 का सरसरी तौर पर प्रयास करने के लिए पावर, 12 ख सिविल अदालतों द्वारा आदि निषेधाज्ञा, धारा 13 में आदेश के रूप में अनुमान, धारा 14 कुछ मामलों में सबूत के बोझ, धारा 15 अधिनियम के तहत की गई कार्रवाई का संरक्षण, धारा 15 का लोक सेवकों के खिलाफ मुकदमा चलाने और धारा 16 निरसन और बचतें। तो ये सारे धाराएं हैं।
अब सबसे पहले हम समझते हैं धारा 1 संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। ठीक है, धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम इस अधिनियम का क्या होगा और इसका विस्तार कहाँ कहाँ तक होगा, इसके बारे में प्रावधान है। तो नाम क्या होगा, इस अधिनियम को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 कहा जाएगा। धारा 1 के तहत इसका नाम परिभाषित किया गया है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 इसका नाम होगा और इसका विस्तार पूरे भारत में होगा। ठीक है, इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है। प्रावधान देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित में लागू होगा। तो आपको धारा 1 से नाम और विस्तार के बारे में जानकारी मिलती है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के। उसके बाद आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 का जो दूसरा धारा है, इसका नाम है परिभाषाएं। तो इसमें कुछ शब्द हैं जिसको परिभाषित किया गया है कि उसका क्या मतलब होगा। ठीक है, पहला जो शब्द है वो है कलेक्टर। तो इसमें जहाँ भी कलेक्टर यूज़ होगा तो या जिनको भी शक्तियाँ दी जाएगी कार्य करने के लिए, उस कलेक्टर का लेवल क्या होना चाहिए, अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी के नीचे का पद ना हो। कलेक्टर मतलब अपर कलेक्टर और उपखंड अधिकारी से नीचे के लोग को शक्तियाँ नहीं दी जा सकती, नीचे का पद ना हो। खाद्य फसलों, इसके अंतर्गत गन्ने की फसलें को भी शामिल किया गया है। तो खाद्य फसलों में गन्ने की फसल आपको याद रखना है। चीनी, ये क्वेश्चन भी पूछा गया था फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम में। किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 90% सुक्रोज हो। कौन सा पदार्थ, सुक्रोज। किसी भी प्रकार की चीनी जिसमें 19% सुक्रोज हो। अब चीनी में क्या क्या रखा गया है, मिश्री को भी रखा गया, खांड सारी चीनी, बूरा चीनी, रवे या चूर्ण के रूप में चीनी, वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने की कच्ची चीनी। तो ये सारे चीनी का नाम आप याद रखिएगा। जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ नाम याद रखने। फिर अगला है धारा 2 का आवश्यक वस्तु की घोषणा। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वस्तु का मतलब है। देखिए, इसी तरीके से बहुत टफ लैंग्वेज में लिखा होता है, मैं टाइप भी बहुत आसान लैंग्वेज में किया हूँ। एक लाइन में भी ऐसे लिख दिया हूँ तो आपको समझने में हो सकता है काफ़ी लोगों को दिक्कत हो। इसको मैं समझा देता हूँ। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट एक वस्तु का मतलब है। देखिए, ये कह रहा है आवश्यक वस्तु क्या है, अनुसूची में जिस वस्तु का नाम लिख दिया गया है वही आवश्यक वस्तु है, उसी का मतलब है आवश्यक वस्तु, ये कहा गया है। ठीक है, धारा 2 का के एक उपभाग हम बोलें 2 का एक है ना, तो एकदम 1 2 3 तो नहीं पूछा जाता, लेकिन आप थोड़ा सा याद भी रख सकते हैं। धारा 2 का के एक में क्या कहा गया, इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए आवश्यक वस्तु अनुसूची में विनिर्दिष्ट, मतलब अनुसूची में जिसको प्रवेश कराया गया है, आवश्यक वस्तु का दर्जा दिया गया है, वही आवश्यक वस्तु है। इसका कहने का ये मतलब है। धारा 2 का 2 क्या है, अधिनियम के धारा 2 का 2 के अनुसार केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी वस्तु को, कौन, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, केंद्र सरकार लोकहित में किसी भी वस्तु को अनुसूची में आवश्यक वस्तु घोषित कर देता है। देखिए, अनुसूची में जो वस्तु जाएगा वो आवश्यक वस्तु कहलाएगा। अनुसूची में डालेगा कौन, केंद्र सरकार डालेगा। तो केंद्र सरकार आवश्यक वस्तु किसी को भी घोषित कर सकता है, अथवा पूर्व में आवश्यक वस्तु को अनुसूची से हटाया जा सकता है, जैसे कि 2020 में हटाया गया। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि जैसे कि नया जोड़ा गया, आपका जो सैनिटाइज़र वगैरह है उसको नया जोड़ा गया, और प्याज आलू है इसको हटाया गया। तो किसी भी तरीके से तोड़ या जोड़ किया जा सकता है, ये पावर जो है केंद्र सरकार के पास है, ये आपको ध्यान में रखना है। यह अधिकार राज्य को प्राप्त नहीं है, लेकिन राज्य से परामर्श लिया जाता है। राज्य को ये अधिकार प्राप्त तो नहीं है, लेकिन परामर्श लिया जाता है। धारा 2 का के तीसरे सेक्शन में क्या कहा गया है, अधिसूचना द्वारा जारी आवश्यक वस्तु अनुसूची में 6 माह के लिए प्रविष्ट की जाती है।
कभी भी अधिसूचना के द्वारा जब किसी भी पदार्थ को, किसी भी चीज़ को आवश्यक वस्तु घोषित किया जाता है तो वो 6 महीने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट किया जाता है, लेकिन उसका जो अवधि है 6 महीने से ज़्यादा किया जा सकता है। मतलब हर 6 महीने बाद उसका फिल्ट्रेशन होता है, ठीक है। यह अवधि जो है वो बढ़ाया जा सकता है। धारा 2 का चौथा भाग हम देखते हैं, चौथा पॉइंट हम देखते हैं। केंद्रीय सरकार को संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 में दी गई 33 आधार पर कानून बनाने की शक्ति है, जो वस्तु के संबंध में 2 उपधारा के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब अनुसूची में आवश्यक वस्तु डालने की जो शक्ति है वो 7वीं अनुसूची की सूची 3 के तहत 33 आधार पर एक कानून को शक्ति दी गई है। ये इतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, एक बार पढ़ोगे हो सकता है इसमें कंफ्यूज हो जाए। इसको बार बार आप वीडियो को आगे पीछे करके पढ़ लेना, मैं अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। धारा 2 का 5वां पॉइंट ये है, उपधारा 2 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना उसके जारी किए जाने के पश्चात यथाशीघ्र संसद के दोनों सदनों में रखी जाएगी। ये भी पूछा गया था एक बार कि किसी भी उपधारा 2 के अधीन जब कोई भी अधिसूचना में किसी वस्तु को शामिल किया जाता है आवश्यक वस्तु घोषित करने के लिए, तो जैसे ही जारी किया जाता है तुरंत संसद के दोनों सदनों में उसको रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? संसद के सदनों में रखा जाता है। फिर अगला धारा है धारा 3 आवश्यक वस्तु के उत्पादन, प्रदाय, आपूर्ति, वितरण आदि को नियंत्रित करने की शक्तियाँ। तो ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट, देखिए धारा 2 और धारा 3 के जो पॉइंट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। धारा 3 सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। इसके तहत केंद्र सरकार लोकहित में अथवा भारत की रक्षा एवं सैनिक क्रिया संचालन के लिए किसी भी वस्तु के उपलब्धता एवं उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उसका उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार को नियंत्रण या रोक लगा सकता है। धारा 3 में जो किसी भी वस्तु की जो मूल्य क्या होगी, उपलब्धता क्या होगी और उत्पादन, प्रदाय, वितरण, व्यापार आदि के नियंत्रण पर रोक लगा सकता है। 3 के तहत केंद्र सरकार क्या देखता है कि वो जो चीज़ है वो लोकहित में होना चाहिए, या आपातकाल की स्थिति में जैसे कि भारत की रक्षा का मामला है, ठीक है, सैनिक क्रिया का संचालन का मामला है, तो उस हिसाब से सोचकर जो उपलब्धता होगा, उचित मूल्य होगा, उसको सुनिश्चित करता है धारा 3 के तहत केंद्र सरकार। इसके तहत निम्नलिखित उपबंध किया जा सकेगा। पहला है, किसी आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस, हिंदी में लाइसेंस को अनुज्ञप्ति कहते हैं, परमिट को कहते हैं अनुज्ञापत्र। तो आपको ये याद रखना है कि आवश्यक वस्तु के उत्पादन या विनिर्माण के लिए लाइसेंस जो है वो जारी किया जा सकता है, ठीक है। किसी भी वस्तु के उत्पादन विनिर्माण के लिए लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति और परमिट, अनुज्ञापत्र या किसी अन्य तरीके से नियंत्रण किया जा सकता है। जो भी आवश्यक वस्तु होगा, अगर नियंत्रण करना है गवर्नमेंट को तो वो लाइसेंस के थ्रू मतलब लाइसेंस जारी करेगा। फिर जिसके पास लाइसेंस है, जो लाइसेंसधारी है, वही उस वस्तु का उत्पादन विनिर्माण करेगा। जिसके पास परमिट है वही उसका उत्पादन विनिर्माण करेगा, या अन्य तरीके से कोई आदेश पत्र देकर उसका नियंत्रण किया जा सकता है। ये आपको एक याद रखना है। किसी भी बंजर अथवा किसी योग्य भूमि को, चाहे वो बंजर हो चाहे खेती योग्य भूमि हो, इसमें खाद्यान्न फसलों को उगाने के अंतर्गत लाना या खाद्य फसलों खेती को बनाए रखना या बढ़ावा देना। इसका ये मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न फसलों की ही पैदावारी की जाए, इसको बढ़ावा दिया जाए, ऐसा भी किया जा सकता है, चाहे वो बंजर भूमि हो या कृषि योग्य भूमि हो, ठीक है। खाद्यान्न फसलों के उगाही के लिए बढ़ावा दिया जा सकता है। आवश्यक वस्तु के क्रय एवं विक्रय के लिए मूल्य नियंत्रित किया जा सकता है। आवश्यक जितने भी वस्तु हैं, कहाँ पे बेचा जाएगा, कहाँ पे खरीदा जाएगा और कितना उसका मूल्य होगा, उसका नियंत्रण किया जा सकता है। किसी आवश्यक वस्तु के भंडारण, परिवहन, वितरण, प्राप्ति, खपत आदि को लाइसेंस मतलब अनुज्ञप्ति, परमिट, अनुज्ञापत्र आदि से नियंत्रित करना। तो ये पॉइंट तो यहाँ भी आपको समझ में आ गया होगा।
आवश्यक वस्तु को विक्रय से रोकना तथा उसके अवैध भंडारण पर रोक लगाना। ठीक है, तो विक्रय जो भी आवश्यक वस्तु है कि कहीं भी उसको अवैध तरीके से बेचा तो नहीं जा रहा है, उसका कहीं भी अवैध तरीके से भंडारण तो नहीं किया जा रहा है, इसके बारे में जो है केंद्र सरकार इस अधिनियम के तहत रोक लगा सकता है। किसी व्यक्ति जो किसी आवश्यक वस्तु की तय सीमा का स्टॉक में रखता है, जो भी सीमा है उससे ज़्यादा का अगर स्टॉक रखता है तो उसे उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। ठीक है, अब आज के क्लास में जितना भी हमने देखा, धारा 3 के बाद अगले जो भी आगे का धारा है वो हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास से संबंधित पिछले साल जो भी फूड इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत निम्नलिखित में क्या आवश्यक वस्तु की श्रेणी में नहीं आता। तो हमने जो पॉइंट्स पढ़े थे उसमें औषधि था, खाद्यान्न तिलहन वगैरह भी था, कच्चा जूट था, सूती कपड़े नहीं था, है ना। तो ये जो ऑप्शन है वो डी होगा। आवश्यक वस्तु में क्या शामिल नहीं है, औषधि है, खाद्य पदार्थ किया गया है, उर्वरक सभी प्रकार के मैंने आपको बताया था, कार्बनिक हो अकार्बनिक हो या मिश्रित हो, किताबें नहीं है, तो आंसर ये होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम कब लागू हुआ, 1 अप्रैल 1955, और इसका नाम ही है आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। धारा 1 के तहत इसका जो नाम है और इसका विस्तार है जिसे पूरे भारत में लागू होगा ये फिक्स किया गया। फिर अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के किस धारा में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन प्रदान वितरण के नियंत्रण का उल्लेख किया गया। धारा 3 अभी जस्ट हमने पढ़ा कि धारा 3 के तहत ही इसके उत्पादन प्रदान वितरण का नियंत्रण केंद्र सरकार करती है। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 2 में चीनी से अभिप्रेत है किसी भी प्रकार की मिश्रित था, ध्यान दीजिए, खंड सारी चीनी या भूरा चीनी, पीसी हुई चीनी ये भी था, वैक्यूम पैन चीनी, कारखाने से प्रक्रियाधीन चीनी ये भी था। तो इसका जो आंसर होगा ये उपरोक्त तो सभी होगा। मतलब आप देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन दिया गया हर आदेश यथाशीघ्र किसके समक्ष रखा जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही अनुसूची में डाला जाएगा संसद के सदनों के समक्ष रखा जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका जो है वो सही होगा। उसके बाद हम देखेंगे, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत आवश्यक वस्तु की परिभाषा में अन्य वस्तुओं को शामिल किया जा सकता है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करके। ठीक है, केंद्र सरकार, इसको भी हमने पढ़ा था कि केंद्र सरकार अधिसूचना जारी करके किसी भी वस्तु को आवश्यक वस्तु बता सकता है। वैसे आवश्यक वस्तु का कोई परिभाषा तो नहीं है, लेकिन अधिसूचना में किसी भी चीज़ को रख दिया गया, कोई भी वस्तु को रख दिया गया तो वही आवश्यक वस्तु बन जाता है। फिर अगला है, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के अधीन किए गए आदेश के अनुसरण जहां आवश्यक वस्तु का अभिग्रहण किया जाता है वहां ऐसे अभिग्रहण की रिपोर्ट की जाएगी कलेक्टर के द्वारा, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो जिले की सीमा के भीतर जो भी चीज़ें होती है वस्तुओं से उपयोग से संबंधित, उसका अधिकांश नियंत्रण की शक्तियाँ कलेक्टर के पास होती हैं। जिले या जिस स्थान पर आवश्यक वस्तुओं का अधिग्रहण किया जाता है वहाँ रिपोर्ट जो है वो कलेक्टर को दी जाती है। तो दोस्तों आज तक हम यही पढ़ेंगे, इसके आगे का क्लास जो है वो पेड होगा। ठीक है, फूड इंस्पेक्टर का जो पेड क्लास होगा, फूड इंस्पेक्टर का जो पेड क्लास होगा उसका जो प्राइस क्या होगा, ठीक है, उसका जो कंप्लीट डिटेल हम बताएंगे। सिलेबस से लेकर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या कैसा कोई भी किस तरीके से आपको डेमो दिया जाएगा, कैसे एप्लीकेशन में दिया जाएगा, कंप्लीट आपको बताया जाएगा। तो इसके साथ ही 1-2 डेमो हम और देंगे जो YouTube में भी मिलेगा आपको और आपका मोबाइल एप्लीकेशन भी मिलेगा। तो अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में हमारे पेज है, लाइक कर दीजिएगा। टेलीग्राम में बहुत सारे आपको अपडेट्स मिलते हैं तो टेलीग्राम में हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। साथ ही साथ हम इंस्टाग्राम पर भी हैं तो इंस्टाग्राम में अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस सर्च करके हमें फॉलो कर लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।